नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ बेटा अब मैं तुम्हारी कठपुतली नहीं। सुबह का चाय नाश्ता निपटाकर थकी हारी रमा जी अभी बेड पर ही लेटी हुई थी। सामने पति की तस्वीर को देखकर सोचने लगी, आज 5 साल हो गए आपको गए हुए और जैसे कल का ही दिन लगता है जब हम सब लोग आपस में एक साथ बैठकर हंसी ठिठोली किया करते थे। सोचकर ही उनकी आंखों की नमी से उनकी आंखें धुंधलाती चली गईं। अच्छे भले तो बैठे थे, अचानक से कहने लगे, दम घुटता जा रहा है, हॉस्पिटल ले चलो। गाड़ी में ले जाते वक्त भी मेरा हाथ कस के पकड़ा था उन्होंने और हॉस्पिटल पहुंचने से पहले ही उनके हाथ की पकड़ ढीली हो गई और उनकी सांसें रुक गई। अटैक आया था और चले गई मुझे छोड़कर। रमा जी की दिल की वेदना आंसुओं के जरिए बाहर आने लगी। वह लगातार उनकी तस्वीर को निहारती जा रही थी। इतने में उनका इकलौता बेटा अजय आया और बोला, माँ आज बहुत थकावट हो गई है, मेरा ऑफिस बहुत दूर है, आने जाने में भी रोज 2 घंटे लग जाते हैं। मैं सोच रहा हूँ कि ऑफिस के पास ही एक घर ले लूँ। तुम जैसा ठीक समझो बेटा, मुझे तो कोई एतराज नहीं है। माँ मैंने एक मकान देखा है, लेकिन बेटा कोई परेशानी है क्या? हाँ माँ, घर लेने में 10 लाख कम पड़ रहे हैं। इतने में अजय की पत्नी प्रिया बोली, अरे तो क्या हुआ, माँ जी की जो एफडी पड़ी है वही तुड़वाकर पैसों का इंतजाम कर लेते हैं। कोई बात नहीं बेटा, एफडी जरूरत के काम आने के लिए ही बनवाई जाती है, रमा जी बोली। माँ की बात सुनकर अजय और उसकी पत्नी प्रिया के चेहरे पर मुस्कान आ गई। कुछ दिनों के बाद अजय मिठाई का एक डिब्बा खुशखबरी के साथ लाया। माँ प्रिया, ये लो मुंह मीठा करो, मैंने वो फ्लैट खरीद लिया है, हम 1 महीने बाद ही शिफ्ट कर रहे हैं। इस पर रमा जी प्रसन्नता के साथ बोली, तो ठीक है बेटा, सारा सामान तो लेकर जाना ही पड़ेगा, तो इसलिए वहां शिफ्ट करने से पहले अपने इस मकान को बेच देते हैं। बेचना क्यों है माँ, आप तो रहेंगी ही ना यहाँ। यह सुनकर माँ जी को तेज झटका लगा। मैं यहाँ अकेली रहूंगी? माँ फ्लैट बहुत महंगे हैं, इसलिए मैंने केवल 2 बेडरूम वाला घर खरीदा है। 1 बेडरूम हमारा होगा और दूसरा बेडरूम तो मेहमानों के आने जाने के लिए भी चाहिए, इसलिए आपकी जगह वहां नहीं बन पाएगी। और फिर इतने बड़े खुले घर में आप यहाँ अकेले आराम से रहना, और आप वहां उस नए माहौल में जाकर करेंगी भी क्या? आपकी सारी जान पहचान तो यही है, और फिर हम हर हफ्ते आपसे मिलने तो आपके पास आते ही रहेंगे, और आप भी वहां कभी कभी आती रहना। अजय की बातें सुनकर प्रिया तो बहुत उत्साहित हुई, जबकि रमा जी के पास तो जैसे शब्द ही खत्म हो गए थे। उन्होंने उसके बाद कुछ नहीं कहा, अपने आंसुओं को मन के किसी कोने में समेटा और फिर एक फीकी सी मुस्कान के साथ सामान्य दिखने का नाटक करने लगी। रमा जी के बेटे अजय की शादी को अभी 6 महीने ही हुए थे और अभी तो जीवन सामान्य ढंग से चलने ही लगा था। लेकिन तभी रमा जी को महसूस होने लगा कि उनकी बहू प्रिया उनसे अलग रहना चाहती थी। प्रिया ने कभी प्रत्यक्ष रूप से इस बारे में बात नहीं की, परंतु प्रिया के हाव भाव और अजय की बातों से रमा जी समझ गई थी कि वे दोनों अलग रहना चाहते हैं, जबकि उन्होंने हमेशा प्रिया को अपनी बेटी जैसा ही प्यार दिया। उसकी गलतियों पर भी कभी उसे टोकती नहीं थी, उसके मनपसंद पकवान बनाकर उसे खिलाती थी। उनकी अपनी कोई बेटी नहीं थी, इसलिए वे उसे बेटी के नाम का भरपूर प्यार देती थी। 1 महीने के अंदर ही अजय और प्रिया अपना सारा सामान लेकर नए फ्लैट में शिफ्ट हो गए। रमा जी को आर्थिक रूप से कोई परेशानी नहीं थी। उनके पति सरकारी नौकरी पर
उस पद के अधिकारी हुआ करते थे, तो उन्हें हर महीने पेंशन के रूप में भी अच्छी रकम मिल जाती थी। और ये मकान भी 2 मंजिला था, तो ऊपर की मंजिल उन्होंने किराए पर दी हुई थी। सारी धनराशि को मिलाकर रमा जी का गुजारा आराम से चल सकता था। लेकिन बेटे बहू के जाने के बाद उनका अकेलापन अब उन्हें खाने लगा था। वैसे तो रमा जी काफी हिम्मत वाली और शांत स्वभाव की महिला थी। इस सोसाइटी में वह 15 सालों से रह रही थी। अब तो उनकी अच्छी खासी जान पहचान भी हो गई थी। लेकिन बेटा बहू के छोड़कर जाने के कारण वो अंदर तक टूट चुकी थी। महीने के 1 तारीख आई तो उनकी किराएदार रिंकी किराया देने के लिए रमा जी को आवाज लगाने लगी, तो देखा दरवाजा खुला था। रिंकी अंदर चली गई। अंदर आकर देखा तो रमा जी बिल्कुल निढाल हालत में बेड पर लेटी हुई थी। उनके दिल का अकेलापन उनके चेहरे की गहराती लकीरों से साफ झलक रहा था। बालों में सफेदी निकल आई थी। हमेशा खुश रहने वाली रमा जी को आज बेहाल अवस्था में देखकर रिंकी का दिल भर आया और वो बोली, आंटी क्या हो गया आपको? इस पर रमा जी बोली, बेटा बिल्कुल अकेली हो गई हूं ना, इसलिए बनने संवरने का तो दिल ही नहीं करता। अब तो ये हालत हो गई है कि खाना बनाने का भी दिल नहीं करता और ना ही कुछ खाने का। अब तो लगता है जैसे बीमारियां ही शरीर को घेरने लगी हैं। रिंकी बेहद खुश मिजाज स्वभाव वाली जिंदा दिल इंसान थी। 2 बेटों का पालन पोषण करते हुए भी वो अपने लिए समय निकाल लेती थी। रमा जी को देखकर कहने लगी, आंटी ऐसा तो नहीं चलेगा, आप कल सुबह 6 बजे तैयार रहना। मैं रोज सुबह योगा क्लास में जाती हूँ। कल आपको भी स्कूटर पर बैठा कर ले जाऊंगी। और हाँ, कोई बहाना नहीं चलेगा। रमा जी ने योगा क्लास के लिए हामी भर दी। योगा क्लास शुरू करने के बाद से ही रमा जी चुस्त दुरुस्त रहने लगी। रिंकी तो उन्हें ब्यूटी पार्लर भी लेकर जाना चाहती थी, परंतु बेटा और बहू अन्य रिश्तेदार क्या कहेंगे, ये सोचकर उन्होंने ब्यूटी पार्लर जाने से मना कर दिया। कुछ समय बाद रमा जी की बहू प्रिया ने बेटे को जन्म दिया। अजय रमा जी को कुछ दिन पहले ही अपने घर लेकर आ गया था। प्रिया के माता पिता विदेश में अपने बेटे के पास ही रहते थे, लेकिन रमा जी ने नवजात की देखभाल खूब अच्छे से की। जब उनका पोता 1 महीने का हो गया तो अजय उन्हें वापस छोड़ आया। अपने पोते को छोड़कर जाते हुए उनका दिल भारी हो रहा था। वो उसके साथ एक जुड़ाव महसूस करने लगी थी। कभी कोई त्योहार होता या कोई अन्य अवसर होता तो उनका बेटा उन्हें आकर ले जाता था और वह भी खुशी खुशी चली जाती थी। और उनके घर जाते ही वे दोनों किचन का सारा खाने का काम उनके कंधों पर डालकर शॉपिंग करने निकल जाया करते थे। जाते जाते उनसे कई चीजें बनाने की फरमाइश भी कर जाते थे और अपने बेटे को भी दादी के पास ही छोड़ जाते थे। पोते को संभालने के साथ साथ सारा काम करते करते उनकी हालत खराब हो जाती थी। जब काम खत्म हो जाता तब अजय उन्हें वापस अपने घर ही छोड़ जाता था। इस दीपावली पर भी अजय अपनी माँ को अपने घर लेकर आया था। उनकी बहू प्रिया ने उनसे कई तरह के पकवान बनवाए। सारा दिन पकवान बनाकर किचन में खड़े खड़े रमा जी की हिम्मत जवाब दे गई थी। आखिर उन्हें बुखार चढ़ गया था और वे कुछ समय के लिए लेट गई तो प्रिया ने अजय को धीमे स्वर में कहा, आप माँ जी को उनके घर वापस छोड़ाओ। सारी मिठाइयाँ और पकवान तो बन ही गए हैं, अब वो अपने घर जाकर आराम कर लेंगी। बुखार से तपती हुई रमा जी के कानों में एकाएक आवाज पड़ी, माँ उठो, यह बुखार की गोली खा लो और चलो, आपको घर छोड़ देता हूँ। अजय के शब्द कानों में पड़ते ही रमा जी का मन पत्थर सा हो गया। सोचने लगी कि अपनी ही कोख से जन्मा मेरा इकलौता बेटा दीपावली की शाम को मुझे घर में अकेले छोड़ने के लिए कह रहा है।
और वो भी तब जब मेरी ये हालत है। उन्हें सारे रिश्ते मोह माया से लगने लगे थे और सोचने लगी कि कब तक मैं बेटे बहू के हाथों मूर्ख बनती रहूंगी। अगर उन्हें मेरी जरूरत नहीं है तो फिर मुझे बुलाते ही क्यों है। घर पहुंची तो रिंकी बाहर निकल आई और देखकर हैरान रह गई। ये क्या आंटी, आप तो अपने बेटे के घर दिवाली मनाने गई थी, फिर आप यहाँ कैसे, और आपके बेटा बहू कहाँ है। रमा जी केवल इतना ही कह पाई, अपने घर। ऐसा कहते हुए उनकी नजरों में उदासी के भाव को रिंकी ने भांप लिया था। उसके बाद उसने कुछ नहीं पूछा और उनके पास दीपावली की तैयारियां करवाने आ गई। उनका घर संवारा और उनकी बालकनी भी रोशन कर दी। फिर कहने लगी, आइए आंटी, एक साथ लक्ष्मी पूजन करते हैं। लक्ष्मी पूजन के बाद रिंकी थाली में खाना ले आई और जबरदस्ती उन्हें खिला दिया। इतना अपनापन और मनुहार देखकर रमा जी की आंखें आंसुओं से भर आईं। यही प्यार और अपनापन वो अपने बेटे बहू से चाहती थी। बेटे बहू के घर की कड़वी यादें रमा जी के मन में काफी दिनों तक बनी रही। कई दिन बीत गए, लेकिन ना तो अजय ने फोन करने की जरूरत महसूस की और ना ही बहू रिंकी ने जानने की कोशिश की। एक दिन शनिवार को रमा जी ने अपने बेटे को फोन किया और उनसे मिलने की इच्छा जताई तो अजय ने कहा, माँ आज मैं बिजी हूँ, हम लोग कल आ जाएंगे। अगले दिन रविवार को रमा जी सुबह की पहली किरण के साथ ही उठ गई और जल्दी उठकर अपने बच्चों के लिए खाना बनाने में जुट गई। अपने बेटे बहू और पोते से मिलने का उत्साह इतना था कि चुस्ती से सारा काम करने लगी और 2 ही घंटे में सब पकवान बनकर रख दिए। लेकिन सुबह से शाम हो गई। रमा जी उनके इंतजार में ही बैठी रही, लेकिन वो नहीं आए। रमा जी मन ही मन सोचने लगी, कल भी बच्चों ने ना आने का बहाना बना दिया था और आज भी वादा करके अभी तक नहीं आए हैं। उनकी उदासी अब चरम सीमा पर थी। फिर एक उम्मीद के साथ उन्होंने एक नज़र फोन पर डाली, ये सोचकर कि शायद बच्चों ने कोई फोन किया हो और वो ना उठा पाई हो। एक भी फोन नहीं आया। इतना भी समय नहीं है उनके पास कि अपनी माँ को ही याद कर ली। इस ख्याल से उनकी आंखें भर आईं। कितनी अकेली हूं मैं, क्यों भगवान ने मुझे इतना अकेला कर दिया, कहते हुए फूट फूट कर रो पड़ी। कुछ दिनों से वह उखड़ी उखड़ी सी रहने लगी थी। रिंकी उनकी उदासी का कारण अच्छी तरह से जानती थी। एक दिन योगा क्लास में जाते हुए रिंकी ने रमा जी से कहा, आंटी, हमेशा एक जैसा जीवन जीने से बोरियत होने लगती है। क्या आपको नहीं लगता कि आपको जीवन में कुछ नया करना चाहिए, कुछ ऐसा करना चाहिए जो आपको सच्ची खुशी दे सके? क्या मतलब है तुम्हारा रिंकी? रमा जी ने कहा, आंटी, आप हम लोगों के साथ किटी क्यों नहीं ज्वाइन करती? हर महीने 2 बार सोसाइटी के सभी लोगों की किटी पार्टी रहती है। उसमें हम जमकर मस्ती धमाल करते हैं और गपशप मारते हैं। आज शाम के लिए ही किटी पार्टी प्लान की गई है। अरे नहीं बेटा, अब इस उम्र में कुछ ऐसा करूंगी तो लोग कहेंगे बूढ़ी घोड़ी लाल लगाम। ऐसा कहते हुए रमा जी ने रिंकी की बात को टाल दिया। जब घर लौटी तो सोचने लगी कि रिंकी ने जो कहा उसमें गलत तो कुछ भी नहीं है। सोचते सोचते आईने के सामने बैठ गई और स्वयं को आईने में देखकर सोचने लगी, ये कैसी हालत बना ली है मैंने अपनी। मैं तो ऐसी कभी ना थी। अचानक उनके मन में कुछ ख्याल आया और चेहरे पे एक मुस्कान आ गई। अपना पर्स उठाया और बाहर चल दी। करीब 2 घंटे बाद आत्मविश्वास भरी मुस्कान ले घर लौटी और रिंकी को फोन करके किटी ज्वाइन करने की इच्छा व्यक्त की। किटी पार्टी पर ले जाने के लिए रिंकी जब रमा जी के पास पहुंची
तो उन्हें देखकर उसकी हैरानी का ठिकाना ना रहा। रमा जी ने अपने बालों में हेयर कलर करवाया हुआ था और हमेशा हल्के रंग की कॉटन की साड़ी में रहने वाली रमाजिया सिल्क की साड़ी पहने हुए थी। गजब की सुंदर दिख रही थी आज रमा जी। उन्हें देखते ही रिंकी बोली, वाह आंटी, आप तो कमाल लग रहे हो। ये हुई ना बात। रिंकी के साथ रमा जी ने भी किटी ज्वाइन कर ली। यूं तो सोसाइटी की सभी लेडीज के साथ रमा जी के पहले भी बोलचाल थी, लेकिन अपने लिए स्पेशल समय निकालकर सबके साथ मिलना जुलना रमा जी को जमने लगा था। कुछ ही समय में रमा जी पार्टी की रौनक बन गई। इसके साथ ही वह अपना भी पूरा ध्यान रखने लगी थी। अब वो खुश रहने लगी थी। उन्होंने जिंदगी को सही मायने में जीना शुरू कर दिया था। न्यू ईयर का सेलिब्रेशन नजदीक आ रहा था। उधर अजय और प्रिया आपस में बातें कर रहे थे। प्रिया अपने पति से कहने लगी, सुनिए तो, आपने न्यू ईयर के लिए घर पर पार्टी तो रख ली है, अपने ऑफिस के लोगों को और यहाँ तक कि अपने दोस्त को भी इनविटेशन दे दिया है। कुल मिलाकर 15-20 लोग हो जाएंगे। लेकिन मैं बता देती हूँ, मुझसे इन सब लोगों के लिए इतना खाना नहीं बन पाएगा। अरे प्रिया, तुम चिंता क्यों करती हो? हर बार की तरह इस बार भी माँ को बुला लेंगे और माँ के बनाए खाने की तो बात ही कुछ और है। इतना लजीज खाना तो बड़े बड़े होटल के शेफ भी नहीं बना सकते। आज जब रमा जी किसी पार्टी के लिए तैयार हो रही थी तो अजय का फोन आया, माँ क्यों ना इस बार न्यू ईयर के सेलिब्रेशन के लिए आप हमारे घर आ जाइए। एक साथ मिलकर नए साल की खुशियाँ मनाएंगे। एक दिन पहले ही आपको लेने आ जाऊंगा, आप यहाँ रहना। दीपावली के बाद अजय ने आज अपनी माँ को फोन किया था। रमा जी हैरान हो गई। इतने में उनकी बहू प्रिया की आवाज आई, माँ जी नमस्ते, आप कैसी हैं? ठीक हो बेटा, तुम तीनों कैसे हो? हम सब यहाँ ठीक है माँ। तो आप आ रही हैं ना माँ? नहीं बहू, इस बार मैं नहीं आ पाऊंगी। इस न्यू ईयर पर सोसाइटी में ही हमारा कुछ प्रोग्राम है। इतना कहकर उन्होंने फोन रख दिया। बेटे और बहू के मुंह से मिश्री घुले शब्द सुनकर रमा जी पहले ही समझ रही थी कि उनके बच्चों को उनकी याद क्यों आ रही है। हर बार की तरह इस बार भी उनको न्यू ईयर पार्टी का प्लान होगा। खाना बनाने के लिए इस नौकरानी की आवश्यकता महसूस हुई होगी। हैरान होकर सोचने लगी, अपनी ही माँ के साथ इतनी चालाकी और होशियारी कैसे? मेरे बच्चे इतने निर्मोही हो गए। किसी ने ये तक नहीं पूछा कि मैं कैसी हूँ, अकेले कैसे रह रही हूँ, मेरी तबीयत ठीक है या नहीं। उन्हें तो बस अपने ही प्रोग्राम से मतलब है। लेकिन मैं बहू को भी कैसे दोष दे सकती हूँ जब मेरा बेटा ही इतना स्वार्थी हो गया। सोचते सोचते रमा जी ने एक निर्णय लिया, बस अब और नहीं। अब मैं अपने बेटे बहू के हाथों की कठपुतली नहीं बनूंगी। पिछली बार उनके घर काम करते करते मेरी बुरी हालत हो गई थी। जब बीमार पड़ी तो मेरा ही बेटा मुझे वापस मेरे घर पटक गया और दोनों में से एक ने फोन नहीं किया मेरा हालचाल जानने के लिए। फिर कुछ देर में सब कुछ भुलाकर रमा जी अपनी किटी पार्टी में चली गई। अगली किटी न्यू ईयर पर मनाने को तय किया गया था, लेकिन समस्या यह भी थी कि न्यू ईयर पार्टी के लिए एक बड़ी जगह चाहिए थी और इस समय पर शहर का कोई भी रेस्टोरेंट या होटल नहीं मिल पा रहा था। सब पहले से ही बुक थे। फिर रिंकी ने पूछा, आंटी आपका क्या प्रोग्राम है? न्यू ईयर पर पार्टी हमारे साथ करेंगी या फिर अपने बेटे के घर? रिंकी की बात सुनकर रमा जी एक गहरी सोच में डूब गई। फिर अचानक खड़ी हुई और ऐलान कर दिया कि तुम सब अगर चाहो तो न्यू ईयर की पार्टी मेरे घर पर रख सकते हो। मेरा घर पूरा खाली रहता है, इसी बहाने मेरे घर पर भी कुछ रौनक हो जाएगी। रमा जी की बातें सुनकर सब चौंक गए। क्या आपके घर? हाँ, तो इसमें हैरानी की क्या बात है? रमा जी दिल खोलकर हंसी।
तो रिंकी कहने लगी, वाह आंटी, क्या आइडिया दिया है आपने। तो इसका मतलब आप इस बार नहीं जा रहे हैं अपने बेटे के घर। रमा जी ने कहा, इस बार मैं कुछ अलग करने का सोच रही हूँ। नए साल की शुरुआत इस बार मैं अपने घर से करूँगी, वो भी एक बढ़िया सी सेलिब्रेशन के साथ। हम डिनर बाहर से ऑर्डर करके मंगा लेंगे। तुम सब लोग सह परिवार मेरे घर आना। डिनर और म्यूजिक, बस और क्या चाहिए। और वैसे भी हम सब एक साथ रहेंगे तो मज़ा तो आएगा ही ना। रमा जी की बातें सुनकर रिंकी ने उन्हें गले से लगा लिया। क्या बात है आंटी, आपने तो सारी समस्या ही खत्म कर दी। इतने में किटी की दूसरी मेंबर सुनीता कहने लगी, आंटी आप किसी चीज का लोड मत लेना, मंगाने की जिम्मेदारी हमारी। इस पर रमा जी ने कहा, अरे न्यू ईयर ही क्यों, तुम लोगों को जब भी कोई पार्टी रखनी हो मेरे घर कर लिया करो। तुम लोगों के साथ मुझे भी अच्छा लगेगा। और फिर इतना बड़ा घर खाली पड़ा है, इससे अच्छा उपयोग तो हो ही नहीं सकता मेरे घर का। क्योंकि पार्टी के सारे मेंबर जोश में आ गए और फिर पूरे उत्साह के साथ प्लान बनाने लगे। उधर अजय और प्रिया माँ के मना कर देने पर परेशान हो गई। खाना पकाने के लिए कुक को बुलवाने का सोचा तो न्यू ईयर के दिन के लिए कोई कुक भी नहीं मिल पा रहा था। इस समस्या का कोई हल न मिलने पर वे दोनों अगले दिन सुबह सुबह रमा जी को लेने उनके घर पहुंच गए। घर के बाहर पहुंचकर देखा तो घर पर ताला लगा था। थोड़ी देर इंतजार करने के बाद रमा जी और रिंकी एक साथ घर पहुंच गई। अपनी सासू माँ को ट्रैक सूट में देखकर प्रिया तो उन्हें देखती रह गई। तो अजय ने भी पूछा, माँ आप सुबह सुबह कहाँ गई थी। बेटा मैं रोज सुबह ही योगा क्लास में जाती हूँ, अपने आप को थोड़ा फिट भी रख लेती हूँ और दिल भी बहल जाता है। कहते हुए रमा जी ने घर का ताला खोला और उन्हें अंदर ले आई। घर में घुसते ही अजय कहने लगा, माँ अब कोई बहाना नहीं चलेगा, आप इस न्यू ईयर पर हमारे साथ ही रहेंगे। आप अपने 2 दिन के कपड़े पैक कर दीजिए। नहीं बेटा, मैंने तुझे बताया था ना कि इस न्यू ईयर पर मेरा प्रोग्राम पहले ही बन चुका है। लेकिन माँ आपका क्या प्रोग्राम हो सकता है, इस उम्र में अकेले तो हैं आप। अजय झुंझुलाते हुए कहने लगा, नहीं बेटा अब मैं अकेली नहीं हूँ, बहुत से लोगों का साथ है मेरे पास। अपने किटी की फ्रेंड के साथ मेरे न्यू ईयर की पार्टी है तो मैं उसी में बिजी रहूंगी। किटी का नाम सुनते ही प्रिया का मुंह खुला का खुला रह गया और अजय गुस्से में बोला, माँ ये आप क्या कह रही हैं, आपका दिमाग तो ठिकाने पर है। इस उम्र में किटी पार्टी कर रही हैं आप, कम से कम उम्र का तो लिहाज किया होता। अरे बेटा उम्र के बारे में तो मैं सोचना ही भूल गई, किसी समय फुर्सत मिलेगी तो सोचूंगी इस बारे में, लेकिन अभी नहीं। अभी तो मैं केवल इतना जानती हूँ कि मेरी भी अपनी जिंदगी है जिसे मैंने अभी अभी जीना शुरू किया है और मैं इसे किसी के घर की नौकरानी बनकर व्यर्थ नहीं गवा सकती। इतना सुनते ही अजय और प्रिया के चेहरे का रंग उड़ गया। फिर अजय ने अपना सुर बदल दिया, लेकिन माँ न्यू ईयर जैसे खास मौके पर तो आपको अपने लोगों के साथ रहना चाहिए। इस मौके पर आप हमसे दूर रहेंगी, हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। दूर तो तुमने मुझे बहुत पहले से ही कर दिया है बेटा, अब तो मुझे इस बात की आदत भी हो गई है। और अपने लोगों की बात कर रहे हो तो रिंकी है मेरे पास, अपनों से भी ज़्यादा ख्याल रखती है वो मेरा। अभी उनकी बातें चल ही रही थी कि डेकोरेशन वाले रमा जी के घर पर सजावट करने के लिए आ गए। उन्हें देखकर अजय और प्रिया हक्के बक्के रह गई। माँ ये सब क्या है। बेटा तुम्हें बताया था ना कि न्यू ईयर की पार्टी है, तो वो पार्टी मैंने घर पे ही ऑर्गेनाइज की है। माँ आप ऐसा कैसे कर सकते हैं, आपने तो हमारे घर को पार्टी हॉल बनाकर रख दिया। अजय झुंझुलाते हुए बोला, बेटा तुम शायद भूल रहे हो कि तुम इस घर को और मुझे
बहुत समय पहले ही छोड़ चुके हो। अब यह घर केवल मेरा है। मेरी जिंदगी में और इस घर में अब वही होगा जो मैं चाहूंगी। अब मैं तुम लोगों की कठपुतली बनने से इनकार करती हूँ। इतना कहते हुए रमा जी पार्टी की डेकोरेशन और अन्य तैयारियों में व्यस्त हो गई और प्रिया और राज हैरानी से एक दूसरे का चेहरा देखते रह गए। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।